तो उत्तराखंड की तबाही के 17 दिन बीत चुके हैं। अब भी लापता लोगों के बारे में सरकार और एजेंसियों के पास कोई सटीक जानकारी नहीं है और ऐसे में प्रभावित इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी से तलाशी और राहत कामों में और दिक्कत आ सकती है। सवाल फिर वही है कि क्या भारी बारिश से फिर तबाही होगी? क्या सरकार इस बार बारिश की चुनौतियों का सामना करने को तैयार है? किस तरह एक भविष्यवाणी ने तबाही की क्रूर यादें ताजा कर दी हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भूले नहीं भूल पाएगा हिंदुस्तान तबाही की वो तारीख। 16 जून। इंसानी लालच, मानवीय भूल, मौसम विभाग की भविष्यवाणी की अनदेखी और सरकारी तंत्र के निकम्मेपन की वजह से जब कुदरत का कलेजा फटा तो मेघदूत ने यमदूत का वेश धारण कर लिया। और बारिश की बूंदों ने कोप की बूंदों का। फिर तो हाहाकारी आवाज के साथ पहाड़ों के रास्ते जमीन पर उतरने वाला पानी सांप के फन की तरह लपलपाता नजर आने लगा। इस रास्ते में जो कुछ आया उसे पानी ने निगलना शुरू किया। 16 जून की तबाही की भयावह तस्वीरों में सबसे पहली तस्वीर नदी किनारे बने घरों की आई। ये तस्वीरें थी उत्तरकाशी के जोशियाड़ा की। 3 दिन की लगातार बारिश के बाद नदी के किनारे सुबह से ही कटने लगे थे। मिट्टी, कंकड़, पत्थर बहते गए और शाम होते होते कई मकान जल समाधि लेने लगे। पानी के तेज बहाव के साथ चंद सेकंड के भीतर ताश के पत्तों की तरह भर-भरा कर गिरते मकान। पहले एक तस्वीर, फिर दूसरी, और उसके बाद न जाने ऐसी कितनी ही तस्वीरें, हर तस्वीर कलेजा कपा देने वाली। क्या तबाही की तस्वीरें फिर से देखने को मिलेंगी? डराने वाली भविष्यवाणियां फिर आने लगी हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के तबाही के शिकार इलाकों में फिर से भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन इलाकों में 5 और 6 जुलाई को भारी बारिश होगी। यहां 7 से 13 सेंटीमीटर तक बारिश का अंदेशा है। हालांकि ये 16 जून को हुई बारिश से 30 सेंटीमीटर कम है, लेकिन तबाही के बाद इतनी ही बारिश फिर से विनाशकारी साबित हो सकती है। 4 तारीख से साउथ उत्तराखंड जो मतलब पूरा उत्तराखंड में, नॉर्थ वेस्ट उत्तराखंड छोड़कर बाकी एरिया में मोस्ट प्लेसेस में रेन होगा। हेवी रेनफॉल एट ए फ्यू प्लेसेस होने का संभावना है। क्या उत्तराखंड सरकार इस नई चुनौती से निपटने के लिए तैयार है? क्या प्रभावित इलाके में बचे लोगों और स्थानीय लोगों की हिफाजत की गारंटी सरकार अब भी ले सकती है? क्या इस बारिश के बाद नदियों के रुख का अंदाजा सरकार को है? फिर से याद कीजिए तबाही की वो तारीख। 16 जून को तबाही की बारिश के बाद मंदाकिनी अरसे बाद उस रास्ते पर लौटी थी जिस तरफ से उसने बहना छोड़ दिया था। जब ऐसा हुआ तो केदारनाथ की तरफ जल प्रलय का सोता फूटा। असल में तबाही की गंभीरता के बारे में इसी तस्वीर ने सबसे पहले दुनिया का ध्यान खींचा। IBN7 ने सबसे पहले दुनिया को तबाही की तस्वीर दिखाई। केदारनाथ मंदिर की तस्वीर। इस तस्वीर में केदारनाथ मंदिर के बाहर नंदी तो दिखा, लेकिन मंदिर के बाहर का चबूतरा, स्वागत कक्ष, आदि शंकराचार्य की समाधि, पांडवों की मूर्ति, बाहर बने होटल और दूसरी चीजें गायब थी। ये तस्वीर सन्न कर देने वाली थी। इस तस्वीर में केदारनाथ मंदिर का निचला सीढ़ियों वाला हिस्सा मलबे से भर गया था। इस निचले हिस्से की ऊंचाई करीब 10 से 15 फीट थी, यानी आम इंसान के कद से 2 गुनी 3 गुनी तक। इसे देखकर पहली बार अंदाजा लगा कि मंदाकिनी का पानी मंदिर के अंदर कई फीट तक पहुंच गया था। इस एक तस्वीर से यह समझते देर नहीं लगी कि हजारों श्रद्धालुओं से हर वक्त घिरे रहने वाले केदारनाथ मंदिर के इलाकों में जान माल का कितना नुकसान हुआ होगा। बाद में जब IBN7 यहां पहुंचा तो सारे अंदेशों पर मानो मुहर लग गई। मेरे ठीक पीछे केदारनाथ टेम्पल है और जो ग्लेशियर आया वो दूसरी तरफ से आया। पीछे अगर तस्वीरों में अब दिखाऊं कि कैसे वो ग्लेशियर फटा, उसके बाद जो मलबा है, पानी है, ये सब कुछ किस तरीके से केदारनाथ की तरफ बढ़ा वो समझ में आता है।
उत्तरकाशी में मौजूद इस मंदिर को देखिए। भगीरथी नदी का तेज बहाव कटे पेड़ की तरह इसे खींच ले गया। ऋषिकेश में तो हाहाकारी पानी को मापने का पैमाना बन गई शिव की ये मूर्ति। यहां पानी जब चढ़ना शुरू हुआ तो विनाश के देवता शिव खुद डूबने लगे। पहले कंधे तक, फिर आकंठ और देर रात पूरी तरह। गंगा का गुस्सा जब थमा तो शिव की मूर्ति गायब थी। इसके बाद बाढ़ के पानी में तिनकों की तरह बहती गाड़ियों की तस्वीरें आने लगी। एक अनुमान के मुताबिक ऐसी करीब 300 गाड़ियां पानी की बेलगाम धारा में बह गईं। इन तस्वीरों के साथ ही जगह जगह से हजारों लोगों के फंसे होने की खबर आई। फिर जिंदगी और मौत से संघर्ष की खबरें और सरकारी नकारापन की हकीकत। जहां तहां से जैसे तैसे लोग जान बचाने के लिए भागते और फपक फपक कर मौत से आंख मिचौली की दास्तां सुनाते हैं। अब तक हमारे सहयोगियों की टीम उत्तराखंड पहुंच चुकी थी। मौसमी सिंह की देहरादून के अस्पताल में ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए पैदल 14 किलोमीटर चलकर आया था और पीछे अपने हाल पर छोड़ाया था अपने कई परिजनों और हमराहों को। इस चश्मदीद ने जो कुछ कहा वो कलेजा चीर देने वाला था। बहुत बुरे दिन थे, चारों तरफ से पहाड़ गिर रहे थे और इस 3 दिन से हमें कुछ खाने को नहीं मिला था। बच्चा भी भूखा था, इसकी तबीयत खराब होने लगी तो एक ही रास्ता था, पहाड़ पे चढ़ के मर जाओ या फिर वैसे इसको मरता हुआ छोड़ दे। तो इसको मैं लेकर के 14 किलोमीटर पहाड़ चढ़ करके दूसरी तरफ से निकला। वहां से निकल करके मैं तो बच के आ गया। किसी का बुरा ना हो, अगर नहीं कर सकते वहां पे एक बम गिरा दीजिए, भूखे मरे ना वो लोग, कम से कम भूख से ना मरे, इतना तो कर दीजिए। मैं प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अधिकारी लोग हैं उससे भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप या तो उनको कर दीजिए या तो उनको मार ही दीजिए। कम से कम मन में से तसल्ली तो रहेगी कि वो लोग भूख से नहीं मरे। खाना नहीं दे सकते तो बम गिरा दो, ये चंद शब्द बार बार कई दिनों तक देश के बाकी हिस्सों में मौजूद लोगों के कानों में गूंजते रहे और फिर जिनके परिजन 4 धाम यात्रा पर गए थे उनकी नींदें उड़ने लगी। इसी बीच IBN7 ने एक और तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर रामबाड़ा की थी। होटल, रेस्टोरेंट और बाजार से लगभग वो जगह जहां हर पल खासी हलचल रहती थी। वहां बाजार जैसी जगह का नामो निशान नहीं था। आबादी की निशानियां तक नहीं बची थी। हर तरफ सन्नाटा, वीरानगी और कुदरत के कहर की निशानियां। कुछ इसी तरह की तस्वीरें गौरीकुंड की, केदारनाथ जाने के सबसे पहले पड़ाव की, जहां होटल, लॉज और पिट्ठू की जगह से मौत की खबरें जोर मारने लगी। हजारों खच्चर सैलाब में गुम और सैकड़ों लापता। जो हाल मंदाकिनी का था वही गंगा भगीरथी का भी। अलकनंदा भी उसी रास्ते पर थी। कल कल बहने वाली अलकनंदा ने जब रौद्र रूप धारण किया तो इसमें मौत की लहरें पैदा हुई। पानी से घिरे इस मंदिर और इसमें फंसे पुजारी की तस्वीर देखकर रुद्रप्रयाग की हालत का भी अंदाजा लगता है। इन तस्वीरों ने आम लोगों के बाद सूबे और केंद्र की सरकारों को झकझोरा। फिर तो उत्तराखंड के आसमान पर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे और जान माल की हिफाजत के लिए सेना के जवान जान की बाजी लगाकर जान बचाने के लिए उतर पड़े। बाढ़ से प्रभावित 40,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में 4,000 किलोमीटर सड़क बर्बाद हो चुकी थी। टूटे हुए पत्थर, लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, छोटे रॉकफॉल्स देखने को मिले। यहाँ से कुछ हद तक चलने के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे हमें कुछ शटल मिलेगा जिससे हम जाकर नारायणबगड़ के लोगों का हाल जानेंगे और पूछेंगे कि वो आखिर किस हालत में है। सेना के जवानों ने भूस्खलन और बाढ़ से बर्बाद सैकड़ों सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया। रस्सियों और टोकरी की मदद से लोगों को निकाला जाने लगा।
राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। एक तरफ राहत और बचाव का काम जारी था तो दूसरी तरफ लाशें पहाड़ों से बहकर ऋषिकेश और हरिद्वार तक पहुंचने लगी। इसी बीच हजारों लोगों के लापता होने की खबरें आने लगी। ऐसे में I-7 लोगों की मदद के लिए फिर सामने आया। I-7 की मदद की अपील का ऐसा असर हुआ कि राहत सामग्रियों से भरे कई ट्रक प्रभावित इलाकों में रवाना किए गए। तो दूसरी तरफ अपनों की तलाश में परेशान लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। 3000 से ज्यादा लापता लोगों की तस्वीरें I-7 पर दिखाई गईं और परिजनों की आवाज सरकार प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश हुई। बचाव कार्य के बाद असली चुनौती स्थानीय लोगों को मरहम लगाने की है। कई गांवों में पुरुष नाम मात्र के बचे, कई गांवों में चौखट पर खड़ी उदास महिलाओं को अपनों के लौटने का इंतजार है। कई गांवों में लोगों को सिर छुपाने के लिए एक छत तक नहीं, भरपेट भोजन तो दूर की कौड़ी है। पहाड़ से मिले पहाड़ जैसे दर्द से पार पाने का हौसला कहां से आएगा? सरकार कोई फॉर्मूला हो तो बताना जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट I-7।